हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो एक और लेक्चर लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन टू। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए डॉट बी जो है वो है डॉट प्रोडक्ट है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दी हुई है? माइनस ए बी अपॉन टू के इक्वल इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। और कॉस थीटा माइनस वन बाई टू वैल्यू कब आती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 120 डिग्री। क्योंकि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है? माइनस का होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर जिन बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनको बता दूं, ये याद रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे कॉस 30 डिग्री और कॉस 120 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सॉरी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री और कॉस 150 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कॉस -150 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू होती है -√3/2। तो कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी तरह से जो कॉस 45 डिग्री है और कॉस 135 डिग्री है, यहाँ होता है 1/√2 और यहाँ होता है -1/√2। ऐसे कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्किल, कोई भी पार्टिकल है वो सर्किल में ट्रेवल कर रहा है ऐसे। तो सर्किल में कोई भी चीज जब चलेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल जाएगी हमेशा। वेलोसिटी कैसे जाएगी? टेंजेंशियल जाएगी ऐसे। जब भी कोई चीज सर्किल के अंदर चलेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या जाएगी? टेंजेंशियल। तो ये वेलोसिटी कैसी रहेगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो ये जो एंगल बनाएगी, ये जहां से भी एंगल बनाएगी, ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, यानी कि परिमाण हमेशा सेम रहेगा। डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, रिमेन सेम, बट डायरेक्शन चेंजेस। पर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? चेंज होगी। तो इसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो चेंज इन डायरेक्शन ओनली, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मीटर स्केल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका जो आंसर है यहीं छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में ही। यहां लिख दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे ही शब्द लिखा है यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि एक समान है, तो एक समान है तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब F किसके बराबर होता है? वो ma के इक्वल होता है। तो यहां से a की वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। पहली चीज तो ये आ गई, फोर्स जो लगेगा स्केल के ऊपर वो कितना हो जाएगा? 0। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो ये स्केल है मीटर स्केल, इस मीटर स्केल का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा इसके। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगेगा। टॉर्क का काम है क्या होता है? घुमाना, है ना। तो टॉर्क जो लगेगा वो इसको क्या करेगा? घुमाएगा, यानी कि इस तरह से लगेगा। तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0 एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्केल इज 0। तो सेकंड आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहला लिखा है फ्रिक्शन मेक्स द थिंग स्लो डाउन। फ्रिक्शन किसी भी चीज की गति को स्लो कर देता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, हाँ फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करेगा। जब भी फ्रिक्शन लगेगा तो वहां से हीट प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन कैन स्टॉप द मूविंग थिंग्स, चलती हुई चीजों को फ्रिक्शन रोक सकता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल एट ऑल, तो ये गलत है साफ साफ कि इसके अकॉर्डिंग, चौथे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि फ्रिक्शन का कोई यूज ही नहीं है। पर तुम और मैं चल पा रहे हैं, वो किस वजह से चल पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। कोई भी साइकिल या कोई भी बाइसिकल, कोई भी गाड़ी चल पा रही है तो किसकी वजह से चल पा रही है? फ्रिक्शन की वजह से चल पा रही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। अब दो तरह की कॉलिजन हम पढ़ते हैं, एक होता है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है प्रत्यास्थ, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है प्रत्यास्थ, और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है अप्रत्यास्थ, इसका मतलब होता है अप्रत्यास्थ। तो इलास्टिक कॉलिजन की अगर बात करोगे तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, जब मैं किसकी बात करूं, इलास्टिक कॉलिजन की। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम भी जो है वो भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा यदि हम इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व, तो लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जब मैं किसकी बात करूंगा, इलास्टिक कॉलिजन की। इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, जबकि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व का मतलब है संरक्षित रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किससे मिलकर बनेगी, वो बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये कंजर्व होनी चाहिए थी, ये क्यों दिया है मेरे को नहीं पता, टोटल तो कंजर्व होनी चाहिए थी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम यहां पर कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। रिंग जो होती है, रिंग, ये रिंग है, तो ये रिंग का जो पोर्शन है वो ये छल्ला है, ये छल्ला पूरा है ना, और इस छल्ले का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में, तो ये रिंग के बाहर हो गया है ना, तो ये रिंग के कहाँ हो गया, बाहर हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास है किसका, रिंग का, रिंग का मतलब हो गया छल्ला, है ना, रिंग का मतलब हो गया छल्ला, और शुद्ध हिंदी में बात करें तो वलय, रिंग का मतलब हो गया छल्ला और शुद्ध हिंदी में बात कर लो तो वलय। तो रिंग जैसी कोई भी चीज होगी, रिंग जैसी कोई भी चीज, मतलब अगर मैं बात करूं जो खाने का डोनट आता है ना, डोनट, डोनट आ गया, ये डोनट है, इस डोनट में भी इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगी, वो बीच में होगी, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। इसी तरह से जो खोखला सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर की मैं बात करूं तो उसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां हो गया, आउटसाइड द बॉडी, बीच में आ रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है पेंसिल, पेंसिल तो भरी हुई चीज है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो बाहर जाएगा नहीं। शॉर्ट पुल यानी कि वो गोला, गोले का सेंटर ऑफ मास बाहर जाएगा नहीं। डाइस यानी कि वो जिससे हम लूडो खेलते हैं तो वो भी बाहर नहीं जाएगा। बैंगल, बैंगल का मतलब होगी चूड़ी, और चूड़ी कैसी बनेगी, चूड़ी बनेगी रिंग शेप की, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, बीच में, यानी कि उसके बाहर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बैंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एचएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है ए की वैल्यू, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। तो किस डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी जो है हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। अब एस एच एम के लिए वी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए लिख लो, और एम जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं हम ये जानते हैं कि ओमेगा जो है, ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, अंडर रूट के अपॉन एम के बराबर होता है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम, वी की जगह ये वैल्यू डाल दो, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां इस रिलेशन से देखो तो के की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई एम ओमेगा स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बनी वो कितनी बन गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सवाल ये है कि हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल, इन दोनों का हाफ हाफ करके बराबर करो, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी बराबर कर देते हैं। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो कटना है वैसे ही, तो यहां से लिखो, तो ये कितना बनेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, तो ये कट गया पूरा आगे वाला,
यहां से बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इजक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, है ना, तो ए की वैल्यू यहां पर रखो, तो ए की वैल्यू यहां पर रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इजक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन सा फर्स्ट, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, अब यहां पर केपलर का आपको थर्ड लॉ लगाना है, केपलर का तीसरा नियम, केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसमें बोला है कि यदि प्रेजेंट रेडियस का 1/4 कर दिया जाए, यानी कि r1 की वैल्यू है r और r2 की वैल्यू हो जाए r/4, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं T1/T2, ये हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r1/r2 और ये हो गया क्यूब। तो यहां से बनेगा T1/T2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1/r2, तो r1 r हो गया, r2 की वैल्यू r/4, तो ये 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां 4 को मैं ऊपर ले गया, ये 4 और ये हो गया कितना 3, तो आर से आर कैंसिल। अच्छा अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ T1/T2 इक्वल्स टू 2 और इंटू 3 और बाई 2, यहाँ से हटाया ना पावर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T1/T2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, हमें निकालना है T2, तो T2 कितना हो जाएगा T1/8, यानी कि इनिशियल जो टाइम था उसका कितना हो जाएगा 1/8, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वायर फिक्स्ड एट द अपर एंड स्ट्रेच्ड बाय लेंथ बाय अप्लाइंग अ फोर्स F, कोई वायर है, ये वायर है, इसकी लेंथ है L और इसको खींच लिया, तो खींच लिया तो इसका वर्क डन निकालना है। खींचने की वजह से जो वर्क डन निकलता है वो हम कैसे निकालते हैं, ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, ये खींच लिया लीनियरली ऐसे, तो यहाँ फोर्स हो गया और ये क्या हो गई लेंथ हो गई, और इसके नीचे का डायग्राम का एरिया निकाल दो, इसका एरिया, तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा वर्क डन के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है वर्क होता है, तो इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वर्क डन जो आ जाएगा वर्क वो हो गया हाफ, बेस कितना हो गया L और हाइट कितनी हो गई F, तो आंसर कितना आ गया FL/2, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया FL/2, यानी कि ऑप्शन 4, तो इसका सही आंसर कौन सा आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड L, अब जो तुम खेलते थे ना साबुन में छल्ला डुबो डुबो के, तो जब छल्ले को ध्यान से देखो तो उसके दोनों साइड फिल्म बन जाती है, तो ये ऐसा छल्ला बना हुआ है ऐसा, तो एक वायर बाहर निकाल रहा हूं मैं, इसमें से एक वायर बाहर निकाल लिया, इस पर जो टेंशन फोर्स लगेगी वो ऐसे लग रही होगी ऐसे, और लेंथ कितनी होगी L, तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन वो किसके बराबर होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स तो है नहीं है, तो फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स किसके बराबर होगा सरफेस टेंशन, और इनटू आपको क्या करना पड़ेगा जो लेंथ आप ले रहे हो वो, तो एक वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सरफेस टेंशन कितनी दी है T और लेंथ हो गई L। अब ये जो छल्ला है दोनों तरफ बन रहा होगा, सोप का सॉल्यूशन है ना, इधर भी और इधर भी, यानी कि सरफेस टेंशन दोनों साइड लग रहा होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2TL, क्यों, क्योंकि जो टेंशन है वो दोनों साइड होगी, बिकॉज सरफेस टेंशन इज बोथ साइड, दोनों साइड होगी, तो F इक्वल्स टू आ गया 2TL। अब टोटल कितने वायर है 1 2 3 और 4, तो नेट जो फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स वो कितना आ जाएगा, चारों वायर को लगाओ, तो 4 इंटू कितना हो गया 2TL, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8TL, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है
परफेक्ट कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन, अब कार्नोट इंजन दिया है उसका T1 टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सेंटीग्रेड को केल्विन में ध्यान बदलना है, ध्यान रखना। इसको केल्विन में बदलोगे तो इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। केल्विन में चेंज करना ही करना है, नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 500 केल्विन। इसी तरह से T2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना 400 केल्विन। अब जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर है, इसको लिखो किसके वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब यहां पर वर्क डन दिया है कितना 100 और आपको क्या निकालना है हीट निकालनी है, सप्लाई जो हो रही है रिसीव का मतलब है हीट सप्लाई। तो ये T2 अपॉन T1 है तो यहां पर T2 अपॉन T1 कर दो इसको, तो ये क्या लिखा जाएगा 1 माइनस T2 कितना है 400 और ये कितना हो गया 500 इक्वल्स टू वर्क डन की वैल्यू कितनी है 100 और आपको हीट निकालना है Q। तो यहां से कितना बचेगा, ये यहां से बचेगा 500 माइनस 400 कितना हो गया 100 बटा 5, तो यहां से बचेगा 1/5, ये बचेगा 1/5 इक्वल्स टू 100 अपॉन Q। तो Q की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 500 जूल। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 जूल, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस, अब परफेक्ट गैस जो है उसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स 0 होता है भाई। इंटरनल एनर्जी जो है वो होती है UK प्लस यूपी है ना, यूपी। के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। अब जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है वो 0 होता है, सिंस फॉर परफेक्ट गैस म्यूचुअल अट्रैक्शन MA का मतलब है म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स एक तो राइटिंग इतनी गंदी है मेरी, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स इज जीरो, इसलिए यूपी जो है वो 0 हो जाएगा। यूपी 0 हो गया तो यू किसके बराबर हो गया यूके का मतलब हो गया कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा होल काइनेटिक, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर, अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल होता है किसके, एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, इसके बराबर होता है। तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर, यहां कितना है 70 to 65, तो ये आया 70 + 65 अपॉन 2 माइनस आपको 40 करना है। दूसरे केस में ये हो गई रेट 1, ये हो गई रेट 2। यहां पर कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 65 to 60 दिया हुआ है, यहां मिसिंग है 60 दिया हुआ है 60, तो ये हो जाएगा 65 to 60 अपॉन 2 माइनस 40। और रेट 3 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये हो गया 60 + 55 अपॉन 2 माइनस 40। इनका डिफरेंस निकालो। अब साफ साफ दिख रहा है सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा इसमें, तो इसका टाइम सबसे ज़्यादा होगा। इसको आप T1 बोल लो, इसको आप T2 बोलो और इसको आप T3 बोलो। तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा T1 में, फिर कहाँ लगेगा T2 में और फिर कहाँ लगेगा T3 में। तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ये ऑर्डर आ जाएगा। T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, है ना। इनका डिफरेंस निकाल लो भाई, सिर्फ डिफरेंस निकालो इनका, जिसका ज़्यादा आ जाएगा उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जिसका कम आ रहा है उसका टाइम कम हो जाएगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उस वेव की जो वेवलेंथ और वेलोसिटी है वो चेंज होती है, फ्रिक्वेंसी उसकी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। फ्रिक्वेंसी ऑलवेज सेम, फ्रिक्वेंसी ऑलवेज सेम। चेंज क्या होगा, चेंज होगी उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से। तो मान लो ये कोई हमारे पास सरफेस है, यहाँ फाई 1 आ रहा है और आउटगोइंग जो फ्लक्स है वो फाई 2 है। तो फाई नेट जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया फाई 1 माइनस फाई 2। अब जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज्ड, गाउस का नियम, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फाई नेट हो गया, तो यहाँ फाई नेट लेना है। तो क्यू एनक्लोज्ड की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई फाई 1 माइनस फाई 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, वो लोकल लेंथ ऑफ, फोकल है, लोकल नहीं है, फोकल, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज एफ इन एयर इफ द मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर। देखो यदि मिरर को वाटर में या किसी भी लिक्विड में इमर्स कर दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ हो जाती है एफ अपॉन म्यू। क्या हो जाती है, एफ अपॉन म्यू। तो एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ अपॉन म्यू, म्यू कितना है 4/3, तो इसको 4/3 से डिवाइड कर दो। तो 4/3 से डिवाइड कर दोगे तो अब उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 3/4f। कितनी हो जाएगी, 3/4f, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैपेसिटर है, इसको पहले चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस V तक, यानी इसकी वोल्टेज हो गई V। अब Q इक्वल्स टू होता है C इंटू V, है ना। Q की जो वैल्यू है, जो चार्ज आएगा, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, C इंटू V। तो पहले चार्ज हो गया, चार्ज हो गया तो इस पर पोटेंशियल आ गया यहाँ पर प्लस Q, और यहाँ चार्ज आ गया प्लस Q और माइनस Q। अब यदि इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद इसका चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज जो है Q वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी तो Q ये हो गया प्राइम इक्वल्स टू हो गया Q, ठीक है। Q प्राइम इक्वल्स टू क्या हो गया, Q हो गया। फिर बोल रहे हैं कि यदि जो चार्जिंग बैटरी है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, बढ़ाई जाए। तो ये पहले प्लेट के बीच की डिस्टेंस थी, कितनी थी, D, और बाद में मान लो इस डिस्टेंस को कर दिया है D प्राइम। तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और C प्राइम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्राइम। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि D प्राइम यदि बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इफ D इंक्रीज, यदि D इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये घटेगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, आपको चार्ज को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि Q किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, C और V का। तो यदि C घटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, V को बढ़ाना पड़ेगा। तो हैंस फॉर कांस्टेंट Q V शुड बी इंक्रीज। तो V शुड बी इंक्रीज, तो V की जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रॉपरली एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।